आपकी आवाज में आज बात एमपी के 2.25 लाख परिवारों के पूरे हुए सपने और सपनों पर सियासत के संग्राम की। पीएम मोदी ने आज वर्चुअली एमपी के 2.25 लाख परिवारों को उनके अपने मकान में प्रवेश कराया। कार्यक्रम को नाम दिया गया गृह प्रवेशम। मगर इस कार्यक्रम पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने गरीबों को दिए गए आवास की संख्या पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ ने एमपी के बेघर गरीबों के लिए 2.5 लाख मकानों का प्लान बनाया था, जो शिवराज ने 2 लाख तक सीमित कर दिया और अब उद्घाटन किया गया 2.25 लाख मकानों का। उधर कांग्रेस के सवालों का जवाब बीजेपी ने भी दिया है। वैसे आज उपचुनाव से पहले एमपी की सियासत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो गई है। कैसे, आपको बताएंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और चूंकि मुद्दा बड़ा है इसीलिए आज पूरा 1 घंटा हम इस पर डिबेट करने वाले हैं। लेकिन आइए सबसे पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी के 2.25 लाख परिवारों का अपना एक आदत घर का सपना आखिरकार पूरा हो गया। इन सभी परिवारों ने एक साथ अपने नए घर में गृह प्रवेश किया। खास बात यह रही कि सभी लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ गृह प्रवेश कर वर्चुअल आधार पर किए गए गृह प्रवेशम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह भी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। पीएम आवास योजना के तहत प्रदेश के 12,000 गाँव में 1,75,000 नए घर गरीबों को मिले, तो गरीबों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मगर अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई। एक तरफ जहां सरकार गृह प्रवेशम के कार्यक्रम के बाद से गदगद है, तो वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने गरीबों के लिए 2.5 लाख आवास का प्लान बनाया था, मगर शिवराज सरकार ने उसे 2 लाख मकानों तक सीमित कर दिया और अब पीएम मोदी ने सिर्फ 2.25 लाख मकानों को ही गरीबों को सौंपा। यानी 75,000 परिवार अब भी अपने घर के इंतजार में हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी चाहते थे 2.5 लाख मकान मिले। आज इन्होंने कम मकान लेके मध्य प्रदेश के गरीब का हक छीना है और कहीं ना कहीं फिर एक कॉम्प्रोमाइज किया है। पर मध्य प्रदेश की जनता के साथ ऐसे मुख्यमंत्री को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको इस्तीफा मुख्यमंत्री शिवराज जी को देना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी के गृह प्रवेशम पर जहां निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि कांग्रेस पहले ये बताए कि कमलनाथ सरकार ने बहाने बनाकर पीएम आवास क्यों वापस कराए थे। एक दिन वो था कि जब कमलनाथ की सरकार थी, इन्हीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नेतृत्व में 2,43,000 घर इनने वापस कर दिए थे, गरीबों का हक छीन लिया था। आज हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि 1,75,000 घर लोगों ने अपने घर में प्रवेश किया। देखिए जाकर के घरों को कैसा आनंद आता है। पूरे मामले में कांग्रेस मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके शासन में जिस तरीके से उनके द्वारा 6-6, 7-7 लाख मकानों को वापस कर दिया गया, ये कहते हुए कि हमारे पास कोई मार्जिन मनी नहीं है, पहले इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे। यानी एक तरफ जहां पीएम आवास की संख्या पर सियासत में घमासान है, तो वहीं एमपी उपचुनाव से पहले लोकार्पण और शिलान्यास पर भी सियासत गर्मा गई है। उपचुनाव से पहले जहां सरकार ताबड़तोड़ लोकार्पण कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि इन विकास कार्यों का शिलान्यास क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, जिस पर जवाब बीजेपी ने भी दिया है। यदि कमलनाथ जी ने यह 200 करोड़ रुपए ग्वालियर पूर्व विधानसभा के लिए स्वीकृत नहीं किए होते 15 माह में, तो क्या यह लोकार्पण हो पाता? और यह स्वीकृति देने का अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे। 11 करोड़ रुपए के जन कल्याण के कार्य स्वीकृत हुए हैं और मुन्ना लाल जी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो जन कल्याण के कार्य स्वीकृत हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुए हैं। चाहे तो कांग्रेस के बंधु वेरीफाइड करा लें उसे। अब सवाल यह है, गरीब अगर अपने घर का आज भी इंतजार कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है कि 25,000 मकानों की संख्या अचानक कैसे कम हो गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि उपचुनाव से ऐन पहले गरीबों को मिले ये मकान उपचुनावों पर क्या असर डालेंगे? संदीप भमरकर के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसके साथ ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उन तमाम 2.25 लाख परिवारों को आज बहुत बहुत बधाई देता है जिनको अपना घर मिला। अपने घर की खुशी तो देखिए खुशी अलग ही होती है। घर चाहे वो 1 कमरे का हो,
4 कमरों का हो या बहुत बड़ा आलिशान बंगला हो, घर जिसका होता है वो परिवार से पूछिए उसको कितनी खुशी मिलती है। आज अपने परिवार में शिफ्ट होने, उस घर में रहने का आनंद ही कुछ अलग होगा। लेकिन सवाल बहुत से उठ रहे हैं, संख्या को लेकर उठ रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, इसके साथ साथ बीजेपी के नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल हरीश दिवेकर जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, आपसे पहला सवाल। वाजपेयी साहब, अभी चंद घंटों पहले तक संख्या आ रही थी कि 2 लाख मकानों में परिवार शिफ्ट हो जाएंगे। फिर अचानक आज सुबह जब वर्चुअल ओपनिंग होती है, गृह प्रवेश होता है, तो वो 2.25 लाख हो जाते हैं। 25,000 देखते ही रह जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। देखिए आसिफ जी, एक तो मैं अभिभूत हूं आपके उस ओपनिंग रिमार्क से। मतलब जिसको बोलते हैं ना, आज आपने दिल जीत लिया, हमारा छू लिया जिसको बोलते। अपन तो रोज बात करते हैं, राजनीति करते हैं, धन्यवाद। पर आपने उनको कितनी महीन तरीके से आपने और जी न्यूज ने समझा कि साहब जिसको छत मिलती है कभी उसका सुख आप समझिए क्या होता है साहब। ये जो बात आपने कही है ना आसिफ जी, इसने सारी राजनीति को किनारे धर दिया। और ये एक लाइन जो होती है साहब आपकी, जो होती है ये मतलब हम लोग तो रोज गाली खाते हैं साहब, लेकिन ये लाइन हम लोगों जैसे जो छोटे लोग हैं उनको प्रेरित करती है कि यार चलो एक काम तो दिन में ऐसा हुआ कि जिसमें हमने एक तटस्थ प्रेक्षक को इतनी मार्मिक टिप्पणी करते हुए देखा, जिसमें वाकई में लोगों का भला हुआ। तो साहब मैं जी न्यूज और आसिफ जी की जो शुभकामनाएं इन 1,76,000 परिवारों के लिए हैं जो आज अपनी छत के नीचे विश्राम करेंगे, जाएंगे, उनको बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि खूब सारी खुशियां उनके घरों में भी आए। दूसरा सवाल जो आपने किया आसिफ जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये समझना जरूरी होगा ये स्कीम क्या है। ये स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल मतलब सभी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण और शहरी लोगों को मकान सबको मिलेगा और उसकी तारीख तय है, आपको भी पता, अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए ये संख्या मत गिनिए, इसमें मत पड़िए। क्यों नहीं पड़ी है? ये आज की डेट में 1,76,000 मकान चाबी के लिए तैयार थे। देखिए हम कोई ऐसा मकान नहीं छोड़ना चाहते थे गृह प्रवेश के लिए जिसमें कोई प्लास्टर रह गया हो या कोई दरवाजा लगाना रह गया हो या उस लोकेलिटी में उसमें कुछ अभी कंप्लीशन रह गया हो। अभी बहुत सारे मकान जो अंडर कंप्लीशन है। तो आज का क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और स्वाभाविक है कि उसमें जो कहा है वो करते दिखना चाहिए। तो आज 1,76,000 में तो कोई दोष नहीं है ना साहब, ये तो मानो नहीं। 1,75,000 में तो कोई दोष नहीं भूलना चाहिए डॉक्टर हितेश जी। लेकिन मैं तो वाजपेयी साहब से ये पूछ रहा हूँ कि चूंकि जाहिर बात है सब लोगों को कहा गया होगा कि कल आपका ओपनिंग हो रहा है, कल आप पहुंचिए, आपका गृह प्रवेश होगा, आप अपने घर में जाइए। फिर 2 लाख अधिकारी बताते हैं सरकार को, सरकार कहती है 2 लाख, और फिर पीएम अपने ट्वीट में और उसके बाद कार्यक्रम में भी 2.25 लाख की ओपनिंग करते हैं। और 25,000 परिवार वो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हुए थे, जिनका कंप्लीशन की तरफ मकान है, आप ही कह रहे हैं कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो अचानक खामोश रह जाते हैं कि हमें तो कहा गया था कि कल ओपनिंग हो जाएगी हमारी और आज हमें मिला नहीं, इंतजार है उनको। बिल्कुल, और ये संख्या इससे ज्यादा है क्योंकि जो लिस्ट है वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। और आप भी आसिफ जी, आपके मित्र होंगे यहाँ पे, हरीश जी भी हैं, यदि पूछेंगे तो आपको रो हाउसिंग मिलेगी ग्रामीण क्षेत्रों में। शहर तो ठीक है जहां पर लोगों को लगातार मकान मिलते जा रहे हैं और मेरा तो बहुत आपसे निवेदन ये है कि ये सबको मिलने वाला है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि भाई हम ये चाहते थे आज कि हम जिनके कंप्लीट हैं उनको चाबियां दे दें, तो इसमें मुझे लगता है कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसका स्वागत होना चाहिए। और फिर मैं आपको बता दूं जो मैं कहने जा रहा हूं राजनीतिक रूप से इस बात को आज स्पष्ट, आप एक भी मकान ऐसा बताइए आसिफ जी, कांग्रेस से कहिए कि वो फोटोग्राफ ले आए या कोई ऐसा कार्यक्रम ले आए जिसमें उसने चाबियां सौंपी हूं। क्योंकि 15 महीने में वो तो पता नहीं क्या करते रहे, हमारी तो समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने कोशिश करी हो कि कहीं 100-200 बन गए हो तो चलो वो दे देते हैं। तो कांग्रेस की इच्छा डिलीवरेबल में नहीं रही कभी, ये मैं कहना चाहता हूं। राजनीति में जरूर रही, जो आगे के अभी 20 मिनट के डिस्कशन में आप देखेंगे।
मैं लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। और डॉक्टर हितेश जी, स्टेमिना बचा कर रखिए, 20 मिनट नहीं, आज 1 घंटा हम इस पर डिबेट करने वाले हैं, क्योंकि आप ही ने कहा बहुत अहम मुद्दा है, गरीबों के घर का मुद्दा है, तो इसको आज हमने 1 घंटे का वक्त दिया है। राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। और चौधरी साहब, मेरा आपसे एक सवाल, देखिए सर, मैं अभी यहां से कहूं कि 10 लाख मकानों का हम प्लान करते हैं, साहब प्लान करने में तो कोई खर्च नहीं जाता, डीपीआर में खर्च जाता है, उसके बाद फिर जब नींव पड़ती है, फाउंडेशन जो पहली स्टेज है वहां खर्च जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन पर, देन प्लास्टर, देन फिनिशिंग, और उसके बाद फिर ये सब चीजें होती है, किश्तों में वो चलता रहता है मामला। अब प्लान अगर 10 लाख मकानों का कर ले और सरकार जाने के बाद आप कहें कि हमने तो 10 लाख का प्लान किया था, मैं आपसे वही पूछना चाहता हूं, कांग्रेस बार बार जिस संख्या पर जोर दे रही है कि 2.5 लाख मकानों का प्लान था, तो इसमें किस स्टेजेस तक चीजें चली गई थी? क्योंकि कुछ मकानों का तो मार्जिन मनी को कहकर आपने वापस करा दिया था। आसिफ जी, पहले तो मैं भाई वाजपेयी साहब ने बहुत विस्तृत बातें की हैं। अव्वल तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो घोषणा की गई थी वो 2015 से 2022 तक इसका कंप्लीट होना था प्रत्येक वर्ष। और मध्य प्रदेश में 22,33,000 लोगों के बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के मकान बनने थे, शहरों में और ग्रामीण में। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज भी 5,32,000 मकान उसमें प्रोजेक्ट में नहीं लिए गए। अभी भी इनके टारगेट के अनुसार 5,32,000 मकान अभी 2022 तक बनना शेष है। अब एक असत्य बोलने की तो एक पराकाष्ठा है कि आपने 1,75,000 लोगों को चाबियां दे दी, मुहूर्त करवा दिया, पूजन करवा दिया, नारियल फोड़वा दिया। ये तो हसीन सपने दिखाने की बात है। वास्तविकता में अगर आएंगे आसिफ जी, मैं भिंड जैसी छोटी जगह में रहता हूं, और अगर वाजपेयी जी चाहें तो कल मेरे साथ किसी को भेज दें, बीजेपी के नेता को, मैं ये बता सकता हूं कि भिंड में एक भी मकान बन के तैयार नहीं हुआ है प्रधानमंत्री आवास का। जिस जगह दी गई है वहां अभी भी मकान जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। कई लोगों को इस वर्ष के उनकी राशि नहीं मिली है, उनको अंतिम राशि नहीं मिली, मकान अधूरे पड़े हुए हैं। ये कहने के लिए मतलब एक वो है ख्याली पुलाव है कि आपने 1,75,000 दे दिया, अब कांग्रेस बताए। नहीं चौधरी साहब, ये आप बहुत अहम बात कह रहे हैं, क्योंकि एक तो ग्वालियर चंबल में चुनाव है, 12,000 कुल गांव है जिनमें दावा ये किया गया कि 1,75,000 मकान आज सुपुर्द किए गए हैं। तो आपके भिंड पूरे जिले का, जहां ये ग्वालियर चंबल का ये जिला जहां चुनाव इतने होने अहम होने हैं, वहां किसी एक गांव में एक मकान नहीं मिला क्या आज? मैं बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा हूं और मैं चैलेंज कर रहा हूं प्रशासन को, कर रहा हूं, 76 में वो मकान बताएं आप। वाजपेयी जी आप बोल रहे, बीच में आप इंटरप्ट करते हैं, बताएं। वाजपेयी साहब पूछ लीजिए। नहीं इंटरप्ट नहीं साहब, मैं तो आपका बहुत छोटा भाई हूं सर, हाथ जोड़ रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं, 1,76,000 आज जो गृह प्रवेश हुए हैं, आप उसमें से बता दीजिए कि ये लोगों को अप्राप्त है। तो हाँ, मैं आपके बिल्कुल कह रहा दूंगा सर। अभी मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अगर वाजपेयी साहब भिंड जिले में, भिंड शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में एक भी मकान की चाबी आज सौंपी गई हो या कंप्लीट करके वेग नहीं, आप नाम बताइए ना किस किस के अप्राप्त हैं। अरे अब मैं नाम आपको लिस्ट नहीं, इस बहस में मेरे ख्याल से बीच की जो बात है वो ये कि 1,76,000 मकानों को चाबी दी गई। हितेश वाजपेयी साहब कह रहे हैं, राकेश जी कह रहे हैं कि भिंड में नहीं मिली, इसका मतलब भिंड को छोड़ के बाकी शायद को मिली है। दोनों बातें अपने आप में सच साबित हो भी सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है। मैं आपके पास इस पर आता हूं राकेश जी। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं, और हरीश जी मेरा आपसे एक सवाल, पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में हमने देखा कि जमीन आवंटन में देरी होने लगी, उसके बाद मार्जिन मनी नहीं है ये बहाना बनाया गया, फिर नॉर्म्स फंस रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसके चक्कर में गरीब अपनी पास जमीन देख रहा है, उसको दिलासा दिया गया कि आपका मकान यहां बनकर तैयार हो जाएगा। या फिर अगर ये चीजें नहीं होती तो आज ये 1,75,000 की संख्या कहीं ज्यादा होती, कुछ और परिवारों के चेहरों पर मुस्कान होती। बिल्कुल आसिफ, मैं चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी खबरें लगातार करता रहा हूं, जब से योजना शुरू हुई है तब से तत्कालीन शिवराज सरकार जब तीसरा टर्म था तब भी हम देखते रहे, कमलनाथ सरकार को भी देखा, अभी भी देखा। तो इसका थोड़ा सा डिटेल नॉलेज मेरे पास ज्यादा है इसका। जिस तरह राकेश चौधरी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि 22 लाख लोगों को आवास देने का टारगेट था, 20 लाख समथिंग,
और शुरुआत में तीसरे टर्म में शिवराज सिंह जी ने इसको बड़ा गंभीरता से लिया और बिल्डरों के साथ बैठक की। बिल्डरों को चूंकि ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया था कि बिल्डर जो भी मकान बनाएंगे उनको अनिवार्य रूप से ईडब्ल्यूएस के आवास बनाना होंगे और उन्हीं ईडब्ल्यूएस के आवासों को गरीबों को दिया जाएगा। उसका एक प्रोजेक्ट दिया गया और बिल्डरों के भरोसे अफसरों ने एक सब्जी बाग दिखाया, जैसा कि हमेशा दिखाते हैं मध्य प्रदेश के अफसरशाही, और एक सब्जी बाग दिखाया कि ऐसे हम टारगेट पूरा कर सकते हैं। और वो सब बिल्डरों के साथ बैठक करी और प्लान बनाया। इसमें करते में 1-1.5 साल निकाल दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। बाद में बिल्डरों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि आवास गरीबों को मिलना थे, आवास जरूरतमंद को मिलना थे, आवास जो कच्चे घर थे उनको मिलना था। ग्रामीण जब बिल्डर शहरों में आते थे तो वो जो प्लान बना 1-1.5 साल तक प्लान नहीं मूर्त रूप ले पाया, वापस उसी पुराने प्लान पे आना पड़ा। इसी बीच कमलनाथ सरकार आ गई। कमलनाथ सरकार ने आते ही सबसे पहले यह देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण 2018 के विधानसभा चुनाव में काफी माइलेज मिला भाजपा को, और भाजपा ने उसका पॉलिटिकल माइलेज लिया और अच्छी खासी कई सीटें केवल प्रधानमंत्री आवास योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब ये बात सामने आई तो लगातार लोकसभा उपचुनाव हुए उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका 19 में दिखी। उसके बाद कमलनाथ सरकार ने प्लान किया कि जो शेयर है वो मध्य प्रदेश का ज्यादा, जमीन मध्य प्रदेश की जा रही है, मध्य प्रदेश का हिस्सा भी जा रहा है, लेकिन तारीफ हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना की, केंद्र सरकार की, मध्य प्रदेश की तारीफ ही नहीं हो रही। तब इन्होंने एक शर्त लगाई कि इस योजना में या तो मुख्यमंत्री का भी नाम जोड़ा जाए, जिस पर केंद्र सरकार तैयार नहीं थी, तो इन्होंने उस योजना को बदलने की प्रयास किया। तो इसी उधेड़ बुन में ये भी समय निकल गया। तो जो आवास बनने थे, जो उम्मीद की जा रही थी कि इतने 2.5 लाख आवास बनेंगे, उनकी गति थमी रही। गतिरोध चलता रहा कि केंद्र सरकार को शेयर ना दे, जब पूरा ही मध्य प्रदेश की जमीन जा रही है और मध्य प्रदेश का शेयर जा रहा है, तो केंद्र सरकार तो नाम मात्र कर शेयर दे रही है, ना लें और मुख्यमंत्री आवास योजना नाम दे दें तो कम से कम क्रेडिट मध्य प्रदेश को मिल जाए। और अगर सरकार रहती कांग्रेस की, निश्चित तौर पर इस योजना को मूर्त रूप दिया जाता और यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना के रूप से मकान बन रहे होते। ये चूंकि मैं नजदीक से पूरा कवर कर रहा था, इसलिए मुझे इंटरनल पूरी बातें मालूम है। इसी दौरान में सरकार चली गई। अब बात रही 2 लाख आवास की, जो आखिरी समय में 175 कैसे हुए उसकी हकीकत भी बताते हैं। यहां फिर अफसरशाही की बात आती है। अफसरशाहियों ने अपना नंबर गेम बढ़ाने के लिए, अपनी वाहवाही बढ़ाने के लिए जो सरकार को लिस्ट भेजी सारे जिलों से, वो 2 लाख आवास की हुई। इसी बीच एक खबर आती है जो भाजपा के कार्यकर्ताओं नेता द्वारा कि इस सूची में ऐसे आवास भी आ गए जो अभी कंप्लीट नहीं हुए, और ऐसे में अगर कहीं इनका उद्घाटन करा दिया जाता है तो कांग्रेस को उपचुनाव के अंदर मौका मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेशम जो कराया है, ऐसे मकान कराया जो बने ही नहीं है या जिनका अभी निर्माण कार्य नहीं हुआ, तो आनन फानन में प्रोग्राम के एन वक्त पहले, चंद घंटे पहले, तत्काल एक विकास आयुक्त पंचायत का, एक दिलीप कुमार का एक आदेश जाता है सभी जिलों में, तत्काल प्रभाव से 2 लाख से घटाकर 1,75,000 किया जाता है। 25,000 आवास वो निकाले गए। हालांकि जो हमारे पास खबर है 1,75,000 में भी 15 से 20 आवास ऐसे हैं जो भी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, जिनमें चाबी लग के अंदर नहीं जा सकते। तब भी लेकिन उस स्थिति में कि 2, 4, 5, 10 दिन में उनका काम हो जाएगा। लेकिन जो अफसरशाही है, जिस तरह से अफसरशाही हावी थी और सरकार एन वक्त में संभल गई और अफसरों की अन्यथा छीछा लेदर होती है और कांग्रेस को मौका मिलता। हरीश जी, मैं तो पहले से कह रहा था ये सारा नंबर का गेम है, लेकिन सियासतदान नंबर राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सामने, नंबर अधिकारियों का राज्य सरकार के सामने, नंबर 2 लाख से 1,75,000 पे। लेकिन आसिफ, इसमें महत्वपूर्ण बात जी हरीश जी, मैं लौटूंगा इस पर आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। हितेश जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर आप देख रहे हैं आपकी आवाज, और आपकी आवाज में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना और गरीबों को मिलने वाले मकानों में संख्या पर हो रही सियासत की। इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस की तरफ से, भाजपा की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, और हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब आपके पास आता हूं। राकेश जी, फिर मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या बहुत जरूरी है कि सियासत में क्रेडिट मिले गरीबों को? अगर बिना कांग्रेस या बीजेपी के आवास मिल जाए तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? और ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं है, ये सवाल हर सियासी दल से है। मैं कतई इसमें सियासत की कोई बात नहीं करना चाहता हूं। ठीक, वाजपेयी साहब ने और हरीश भाई ने बहुत बेहतर तरीके से इस पे स्पष्ट किया है। एक सी रंगराजन कमेटी हुई थी मध्य प्रदेश के लिए, गरीबों के लिए। उसमें 44% मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के बारे में कहा गया है, जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 3 करोड़ करीब 16 लाख होता है।
मेरा ये अनुरोध है कि जब इतने गरीब हैं, आज अगर सामाजिक न्याय विभाग के हम स्टेटिस्टिक्स को देखें तो उसमें 78 लाख गरीब लोग माने गए हैं। सरकारी तौर पर अगर देखें तो हम 56 लाख से ऊपर आज भी गरीब हैं। मध्य प्रदेश में बेघर बेगरीब लोगों के रहने की व्यवस्था आज भी सरकार नहीं कर पाई है। जहां तक मैं रीवा की बात करता हूं, रीवा में नगर निगम ने किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को गरीब माना ही नहीं, किसी सवर्ण वर्ग के व्यक्ति को मकान देना उपयुक्त ही नहीं समझा। सवर्ण किसी को नहीं दिया गया, वहां गरीबी रेखा के नीचे है ही नहीं। मैं भिंड की बात कर रहा हूं, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, मेहरा गांव है, मैं तराना की बात कर रहा हूं, उज्जैन की, वहां भी लोगों की शिकायत आती है। वास्तविकता यह है कि कुछ मकान ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच के द्वारा बनवाए गए, कई लोगों के आवास बने हैं, लेकिन हम जब शहरों पर नजर डालते हैं, मैं भिंड जैसे शहर में नजर डालता हूं आसिफ साहब, तो यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। एक बहुत दूर जगह है, एक हरवंश की खोड़ में, लेकिन वहां पे आज की तारीख में एक भी मकान तैयार होके कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए, जहां सरकार पूरे देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अन्न उपलब्ध करवा रहे हैं, जब खाने को अन्न 80 करोड़ को नहीं है तो आवास विहीन लोग ही होंगे जो बेचारे भूखों मर रहे हैं, जिनको अन्न उपयोग करवा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि सरकार ने कोशिश की, लेकिन इसको सही समय पर अमली जामा नहीं पहना पाई है। चुनाव की दृष्टि को देखते हुए आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने ये वर्चुअल शिलान्यास करा दिया है। वास्तविकता में इनके आंकड़े बिल्कुल असत्य हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये मेरा बिल्कुल सत्य। चौधरी साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन ये दिलचस्प इस लिहाज से है कि अभी तक दो पार्टी थी, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस की तरफ से चौधरी साहब मोर्चा संभाले हुए थे, बीजेपी की तरफ से वाजपेयी साहब मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन अब एक तीसरी पार्टी अचानक बन गई जिसमें अब दोनों हमारे नेता एक टीम में हो गए हैं, चतुर्वेदी साहब और वाजपेयी साहब, और वो कह रहे हैं कि किसी भी गरीब सवर्ण को अब तक मकान नहीं मिला है। ये और वाजपेयी साहब इस वर्ग को लेके, उस वर्ग के हकों को लेकर कितना मुखर रहे हैं, ये हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी है। पार्टी से भी टक्कर लेने की स्थिति आ गई थी। मैं इस पर आऊंगा आपके पास वाजपेयी साहब, तब तक कुछ पॉइंटर्स आप और मन में ऐड कर लीजिए। हरीश जी, उससे पहले जो एक बहुत अहम सवाल आ रहा है, क्योंकि ये सवाल अगर मैं पहले ले लूं जो मैंने अभी जिक्र किया, तो फिर इसमें आ जाएगा कि जातिवाद को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले सियासत के एंगल से जो मुझे अहम सवाल लग रहा है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसके बाद वाजपेयी साहब आपके पास आऊंगा। हरीश जी, बड़ी हैरानी की बात है कि अगर चौधरी साहब बता रहे हैं कि भिंड जैसे जिले में, मेगांव, गोहद, पता नहीं कितनी सीटें जिले से आ रही हैं उपचुनाव की, वहां अगर एक भी मकान बनके तैयार नहीं हो पाया, तो ये कैसी सियासी रणनीति जो बीजेपी तैयार कर रही है कि अफसरों को ये निर्देश नहीं दिए कि आप उन जिलों में खास तौर पर फोकस करिए। देखिए, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, जहां चुनाव होगा वहां विकास ज्यादा। तो ये कैसी रणनीति है कि अफसरों को बताया नहीं गया कि आप उस जिले के सबसे ज्यादा मकानों को तैयार कीजिए सबसे पहले, या फिर अगर कहा गया है तो अफसरों ने तैयार करके नहीं दिया? भिंड जैसा जिला छूट गया, चौधरी साहब बता रहे हैं। देखिए आसिफ, बिल्कुल आसिफ आपसे कह रहे हैं, लेकिन भाजपा को पता ही नहीं था सरकार में आ जाएंगे 6 माह हुए हैं, कोरोना काल था, तो भाजपा की प्लानिंग उपचुनाव के हिसाब से नहीं रही। ये तो अप्रत्याशित है पूरा। लेकिन मैं इस पर माफी चाहूंगा हरीश जी, मैं आपको रोक रहा हूं। आज पीएम ने जो ट्वीट किया उसमें कहा कि 120 दिन में बनने वाले मकान कोरोना काल में हमने 45 से 60 दिनों में बना दिए। 60 दिन यानी कि 2 महीने, सरकार है 5 महीने की। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कितना सच है इसको हमें देखना होगा, क्योंकि पूरा फोकस इसी पे था, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हो, चाहे मुख्यमंत्री का। आपदा में अवसर देखा जाए तो आपदा में अवसर को स्थापित करने के लिए बात कही गई। हमने भी अब इस बारे में जानकारी ली गई, तो ऐसा नहीं था कोरोना बन गए, काफी एक साल के अंदर मकान बने, आवंटन से लेके और बनने तक का। कोरोना में फिनिशिंग हो गई है कोरोना के दौरान में, लेकिन अब मकान बनके तैयार नहीं हुए। ये इस बात में अभी विरोधाभास की स्थिति है। दूसरी बात, ये बात सामने आ रही है आसिफ कि जिस तरह राजनीति हो रही है, सियासतदान कर रहे हैं, ये बात है मध्यम वर्गीय के लिए मकान बनाना एक बड़ा सपना होता है। तो जितनों को मिले वो एक बड़ी खुशनसीबी है, उनका अपनी छत हो गई और चैन की नींद सो पा रहे हैं, बड़ी खुशी की लहर है। लेकिन यहाँ आवास की बात करेंगे तो जो राकेश चौधरी जी कह रहे हैं, वाकई ये बात सही है कि उपचुनाव में आज जिस तरह से जो 3 लोगों से बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात कराई गई, उसमें एक धार के थे जहां उपचुनाव होना है, एक डबरा भितरवा के वहां उपचुनाव होना है, एक अनूपपुर सिंगरौली के थे वहां उपचुनाव होना है। मतलब आप देखिए, भले उन उपचुनाव क्षेत्रों में मकान न बन पाए हों, पर मैसेज देने की कोशिश जरूर कराई गई। प्रधानमंत्री जी के सामने उन लोगों को रखा गया जहां उपचुनाव वाले क्षेत्र हैं, जहां मैसेज दिया जाए।
और प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब गरीबों के लिए काम कर रही है सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार काम कर रही है, ये एक संदेश देने का, परसेप्शन बनाने का काम किया गया। तो उपचुनाव वाले हितग्राही छांटे गए। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 जिले में आप केवल 3 ऐसी उपचुनाव वाली सीटें छांटी गई, यहाँ से हितग्राही छांटे गए जिनसे प्रधानमंत्री की बात कराई गई। यानी माउथ पब्लिसिटी वाला एक फैक्टर जो काम करता है उसका परसेप्शन बनाने का प्रयास किया गया। रही मकानों की बात, ये बात सही है कि आज भी कई मकान नहीं बने हैं और किस्तें नहीं मिलनी है, भ्रष्टाचार की हम समय समय पे खबरें चलाते हैं, वो विषय अलग हो सकता है। लेकिन आज जिन्हें मकान मिले उनको तो हमें बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि गरीब को मकान बनना है, मध्यम वर्गीय को मकान नहीं मिलता, और उस गरीब को मकान मिल गया ये उसके लिए असंभव या कल्पना के विपरीत था। मतलब और ऐसे इसमें बातों बातों में आपने हरीश जी मध्यम वर्गीय का जो दर्द है वो आपने उठा दिया है। मध्यम वर्गीय का दर्द मैं आपको बताता हूं क्या है। मध्यम वर्गीय परिवार का दर्द यह है कि गरीबों को सरकार मकान दे रही है, अमीर अपने पैसे से मकान बना रहा है, मध्यम वर्गीय सिर्फ या तो टैक्स चुका रहा है या फिर लोन चुका रहा है, और कोरोना काल में लोन भी चुका रहे। बहुतों का दर्द है, खैर अब उस पर जाएंगे तो आंसू निकल आएंगे। मैं वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। वाजपेयी साहब आपसे मेरा एक सवाल, बड़ा मुफीद मौका चुना सर आपने। वैसे सियासत के लिहाज से तो ठीक ही है कि उपचुनाव वो बस आने वाले हैं, कांग्रेस की लिस्ट आ गई है, हालांकि वो अलग मसला है कि आईसीसी ने लिस्ट दी, पीसीसी मना कर रही है, लेकिन बड़ा मुफीद मौका चुना आपने। उपचुनाव से ऐन पहले 1,75,000 मकान, और मकान मतलब कि आप समझिए 1 गुणा 5, अगर 5 परिवार भी मान लें हम। बिल्कुल। और आसिफ जी, मैं एक छोटी सी चीज और कहना चाहता हूं टू स्टार्ट माय आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, कि देखिए साहब, आपने या जी न्यूज में और निजी रूप से आपने हमेशा समाज के उस वर्ग की लड़ाई लड़ी, हमसे भी लड़ी है, मतलब मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। तो चाहे राकेश जी हो चाहे हम हो, सबसे लड़ी है, और केवल इसलिए कि उस वर्ग को कैसे ना कैसे न्याय मिल जाए, क्योंकि वाकई में खबरों में आने के बाद न्याय मिलता है। तो आज मैं कहूंगा हमारे साथ कोई खड़ा हो नहीं खड़ा हो, लेकिन जी न्यूज के साथ ये गरीब आदमी आज जरूर खड़ा हुआ है साहब, ये सबसे खुशी की बात है, और इसको आप जारी रखिए। और इसी में मैं आसिफ जी जोड़ता हूं आपको एक बात, कि चलिए मैं तो हरीश जी के भी 25,000 हटा देता हूं, 1.5 करोड़ तो 1.5 लाख तो मानेंगे ना साहब। ठीक, तो साहब आप मानिए 1,50,000 का गृह प्रवेश, ये अप्रतिम घटना है साहब, और इससे नेताओं को सबक लेके इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपको बता दूं आसिफ जी, ठीक है चुनाव है, और पंडित दीनदयाल जी ये कहा करते थे कि हमको सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करनी, इसीलिए आप अलग दल बनो। कोई मानता हो नहीं मानो साहब, हम लोग तो अपनी सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी तरीके से भाजपा में काम करने आए हैं। तो मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है, और इसी दिशा में यदि हम सोचें तो हाँ, हमने सरकार इसलिए बनाई है, और हम चुनाव यदि इन हितग्राहियों को इनके घर की चाबी देकर जीतते हैं, ये 1.5 लाख मकान में 5 गुना कर दीजिए, इतने लोग यदि हमको वोट देते हैं तो उसमें बुराई क्या है। फिर अभी आप देखिए 23 तारीख तक हरीश जी के पास पूरा कैलेंडर है, अभी स्कूटी दी जाएगी, अभी आपको आप देखेंगे कि पात्रता पर्चियां 37 लाख उन लोगों को दी जाएंगी जो सूची में नहीं है। और राकेश जी, मैं आपका बहुत छोटा भाई हूं, थोड़ा सा आपको, आप चुनाव में जाने वाले हैं, जल्दी टिकट आपका होने वाला है, तो मैं एक डेटा अपडेट कर दूं कि आपने जो बात कही उससे ज्यादा है। 1,17,00,000 जब मैंने निगम छोड़ा था तो उस समय हमारी बीपीएल की सूची होती थी, क्योंकि मैं उसको रेगुलरली मॉनिटर करता था। ये बात सच है कि उसको मॉनिटर करने में राकेश जी मेरे पास कुछ ऐसे लोगों की फाइल हाथ में है जो आपके बहुत उच्च पदाधिकारी हैं, और वो बीपीएल सूची में है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। नहीं तो वाजपेयी साहब फिर वो कब रिलीज करेंगे? आई ओपनर फॉर मी, और चूंकि कांग्रेस के हैं तो मैं बताऊंगा जरूर, बात फोन कर लूं आपको। मैं अरे आप कर लीजिएगा, मैं तो दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है इन लोगों को बेनकाब होना चाहिए, सो दैट ये लोग हटे। और आपको ध्यान हो, बीच में प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था, उज्ज्वला योजना आप सोचिए, ठीक है उसमें बहुत सारी लेकुनीज होंगी, राकेश जी कह सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, और इसमें भी मैं तो बिल्कुल बिना डिस्कशन के मान रहा हूं। मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि उन लोगों की वो सूची उपलब्ध कराएं। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत इसमें सख्त हैं कि वो इन चीजों को, डिलीवरेबल्स को चाहते हैं। आपने खुद इस कार्यक्रम में स्वीकार किया कि नंबर करेक्शन कैसे हुआ, नंबर करेक्शन इसी वजह से हुआ ना। तो साहब आपको 70 साल बाद इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो चाबियां बांट रहा है, प्रमाण पत्र नहीं मांगे बांटे राकेश जी हमने। ये आप थोड़ा सा, मैं क्षमा सहित एक छोटा सा व्यंग रखना चाहूंगा कि आपकी सरकार तो फिर छोटा सा वाजपेयी साहब ये भी डिलीवरेबल्स में साहब नहीं दे पाए। रजिस्ट्री वगैरह का भी ख्याल रखिएगा, वो प्रमाण पत्र वहां बहुत आवश्यक होंगे, वो कल को कोई और आकर फिर दिक्कत ना करे। मैं वाजपेयी साहब लौट रहा हूं आपके पास। राकेश जी, चूक गए क्या आपने सरकार बनाई,
आपकी मंशा ये थी कि जब इतना बड़ा अंश राज्य का जा रहा है, जमीन यहां की जा रही है, तो फिर वाहवाही सारी बीजेपी की क्यों हो? और बीजेपी तो ब्रांडिंग में इतनी आगे है। हरीश जी, आपने कहा कि आप इसको पूरी अच्छी तरह कवर कर रहे हैं, नजर हमारी भी है। मुझे घटना बड़ी याद आती है, दीनदयाल उपाध्याय और शिवराज सिंह चौहान साहब, टाइलें लगने लगी थी इन मकानों पर, जिन पर बड़ा विवाद हुआ था। खैर बाद में वो हटी चीजें, वो मुझे याद है उन चीजों का। खैर राकेश जी, तो फिर आपके चूक गए कि राज्य का बड़ा अंश है, जमीन मध्य प्रदेश की जा रही है, केंद्र सरकार वाहवाही न लूट ले, आपने मार्जिन मनी मना कर दिया, नतीजा एक मकान नहीं डिलीवर कर पाए आप। ये बात सत्य मैं मानता हूं कि जो पीरियड था, समय था मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पास, वो बहुत कम पीरियड था, 15 महीने का, और उसमें वो वाइबल नहीं था जो बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन वाजपेयी साहब की मैं बात का जवाब जरूर थोड़े से बड़े तहजीब के साथ देना चाहता हूँ। इन्होंने कोई घोटाले की बात की है। मैं ये मानता हूं एक संवैधानिक पद पर बैठ के आदरणीय हितेश वाजपेयी साहब ने अगर कोई घोटालेबाजों को बचाया है और उनके खिलाफ FIR नहीं करवाई है, तो मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति उनसे ये बात कह सकता है कि आप भी उसमें अपराधी हैं, आपने अपराधियों का साथ मैंने की है, और आपके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, सबूत छुपाने वाली। वाजपेयी, ये आप चार्ज वापस ले लीजिए जी, ये चार्ज वापस ले लीजिए सर, मैं आपको कार्रवाई बता दूंगा। मैं चार्ज तो नहीं मुक्त लगा रखिए साहब इस बहुत ग्लानी से मुझे। मैं चार्ज नहीं लगा रहा हूं आप पे। आप जैसे काबिल आदमी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो लीगल, क्योंकि डरता नहीं हूं सर, भाजपा का कार्यकर्ता हूं मैं ये कह रहा हूं कि आपको सजगता दिखाते हुए FIR करानी चाहिए थी, जिसमें आप चूक गए हैं। आज आप मीडिया पे कह रहे हैं आपको भाई टेबल पे कुर्सी पे बैठ के FIR कार्रवाई हमने की है, आपको मैं कल पेपर दूंगा। नहीं सर, आजकल तो ये शगल है ना, ये आजकल राकेश जी ये क्या है, टशन हो गया है। हाल में मुझे याद आ रहा है, जैसा आप अभी घटना का जिक्र कर रहे हैं कि मीडिया में कहने के बजाय आप FIR कराइए। विपक्ष कई प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल धुआंधार कर देता है, आरोप लगाता है, और उसके बाद हम देखते रहते हैं कि थाने में जाके FIR होगी क्या, तो वो होती नहीं है। खैर, ये विपक्ष कहीं का भी हो, यहाँ का हो, वहां का हो, वो चलता रहता है। हरीश जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, और ये देखिए, ये कानून व्यवस्था पर मुझे नहीं पता कि भरोसा गिर रहा है कि उठ रहा है, लेकिन अगर जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पत्रकारिता पर अगर इतना भरोसा सियासत कर रही है, तो ये हम लोगों की मेहनत का शायद इसे पॉजिटिव भी कह सकते हैं। आप लोगों को चुनावों में नतीजा मिलता है, हमको तो इन्हीं घटनाओं से नतीजा मिलता है। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, और हरीश जी, मेरा आपसे एक सवाल, कितना अहम रहेगा तब जबकि 27 सीटों पर उपचुनाव है, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान शायद 1 या 2 हफ्ते के अंदर या 3 हफ्ते के अंदर हो जाना है, प्रत्याशी कांग्रेस के सामने आ ही चुके हैं, और ऐसे में 1,75,000 मकान बीजेपी के शासनकाल में PM वर्चुअली लोगों को चाबी सौंपते हैं। देखिए, उपचुनाव में इसका माहौल तो बनेगा, और उपचुनाव में जिस तरह से लोकसभा के अंदर जो कमलनाथ की कांग्रेस की रिपोर्ट कहती थी कि लोकसभा का चुनाव बदलने में ये प्रधानमंत्री आवास योजना काफी अहम भूमिका निभाए, उसी के चलते ही कमलनाथ इसको मुख्यमंत्री आवास करना चाहते थे, नहीं कर पाए। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से उपचुनाव के वाली सीटों पे लोकार्पण कराया गया, वेबिनार के माध्यम से वर्चुअली चाबी दी गई, तो ये कहीं ना कहीं माहौल बनाएगी। जिस तरह अभी हितेश वाजपेयी के वाकई में लगातार कैलेंडर बना रखा है, हितग्राही पर्ची बांटी जाएगी, स्कूटी बांटी जाएगी, अब फोकस अलग तरह का हो गया है। ये किसी भी तरह से शोषित पीड़ित वर्ग तक, दीनदयाल अंतिम व्यक्ति तक भाजपा ये मैसेज देना चाहती है कि वो ही उनकी हितैषी है, और उसकी तरह से कार्यक्रम करें। ब्रांडिंग, जिस तरह आपने कहा कि भाजपा की ब्रांडिंग का तोड़ नहीं है, तो ये ब्रांडिंग करना जानते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करना जानते हैं। कांग्रेस में कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। कांग्रेस के नेता अपनी टीम के साथ अपने अलग अलग अंदाज से जीतते हैं, उनका अलग अंदाज है, लेकिन कांग्रेस संगठित रूप से लड़ती है, एक मैनेजमेंट के रूप से लड़ती है, और इवेंट बना के लड़ती है। और लगातार जिस तरह बार बार भाजपा कहती है हम तो 24 घंटे चुनाव मोड पे रहते हैं, उसके पीछे इवेंट मैनेजमेंट का उनका तगड़ा अनुभव है। और जिस तरह से जो कैलेंडर तैयार किया गया है, वो एक माहौल बना देगा प्रदेश के अंदर उपचुनाव में। वो बात अलग है जनता उस माहौल में कितना गिरती है। नहीं, ये जो मेगा इवेंट हुआ हरीश जी, ये तो इसे आप ग्रैंड फिनाले कह ही सकते हैं। अभी तो एक फिनाले और तैयार है, और वो है 18 तारीख वाला, जब फसल बीमा की राशि पहुंचेगी। अच्छा, उसमें भी दिलचस्प ये है कि उसमें भी किसान का भी कुछ अंश है, राज्य सरकार का भी अंश है, केंद्र का भी अंश है, लेकिन वो भी अभी एक बहुत बड़ा इवेंट है जो बीजेपी उसको करने वाली है, और सीधे खातों में किसानों के जाएगा। ये सब डिलीवरेबल्स हैं।
हरीश जी प्रमाण पत्र नहीं। बिल्कुल लगातार इवेंट्स हैं और इस इवेंट्स के चलते ही माहौल, बिल्कुल ये इवेंट्स हैं और फसल बीमा हो गया, हितग्राही और से पात्रता पर्ची वाला भी बड़ा इवेंट्स है। हाँ। उसमें सीधा जो अपात्र हो गए हैं उनको पात्र बनाकर उनको गरीबी राशन का पात्रता पर्ची दी जाएगी। लेकिन आसिम हमें यह भी ध्यान रखना होगा, अफसरशाही बार बार मैं बोल रहा हूं हावी है और उसी लापरवाही के चलते में सड़े चावल का भी मामला उठेगा। जो आप पात्रता पर्ची में राशन देने की बात कर रहे हो, गेहूं का मामला उठेगा, सड़े चने का मामला उठेगा। वो एक इशू जो है भाजपा को परेशान किए हुए, क्योंकि भाजपा इवेंट मैनेजमेंट प्लान तो कर रहा है, इवेंट तो कर रहे हैं, लेकिन जो मैदानी अफसर हैं वो बिल्कुल लापरवाह बने हुए। सारे घोटाले जो बेवजह के मतलब मामले थे, दबे हुए थे, वो सब खुल रहे हैं और उपचुनाव के मामले खुल रहे हैं। एक इशू बन गया है, तो भाजपा कैसे मैनेज करेगी, वो एक भाजपा के लिए चिंता की बात है। कांग्रेस के लिए बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस को लेकर मैदान में उतर रही है। जिस तरह की राशन की बात की है, जो राशन में गड्डियां बट रहा है, कीड़े लगे चावल, आप देखिए मामला खोल के यूडब्ल्यू जांच करे उसके बाद भी बट रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनका फेल्यूअर है, मतलब इवेंट मैनेजमेंट मास्टर हैं। लेकिन हितेश जी, हर कोई, जैसा आप मुझे ये स्माइली दिखा रहे हैं, हर कोई आदमी इतना खुश नहीं है। टीकमगढ़, बैतूल, कई जगहों से खबरें आई हैं, कीड़े लगे चावल बटे हैं। मैं लौटूंगा उस पर आपके पास, क्योंकि क्वालिटी एक अलग चीज है, क्वांटिटी एक अलग चीज है। मुझे लगता है क्वालिटी पर बेहतर फोकस करें तो बढ़िया रहेगा। वाजपेयी साहब, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। चतुर्वेदी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज आपके सुपुत्र से बात हुई थी, तो मैं इस डिबेट के लिए भी आपसे कुछ बात करना चाह रहा था उसमें। तो उन्होंने बताया कि आप जरा तैयारियों में व्यस्त हैं, उन्होंने बताया। तो मेरा सवाल आपसे वही है सर, तैयारियों में तो आप व्यस्त हैं, धड़ाधड़ बीजेपी कार्यक्रम किए हुए हैं सर, अभी टिकट कंफर्म है नहीं, और उसके बाद चुनौतियां आपके लिए लगातार बढ़ रही हैं। कैसे निपटेंगे सर? कभी मकान बट रहे हैं, कभी फसल बीमा की राशि आने वाली है, और आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट ऐसा किया जाता है कि ये सब हमारी तरफ से है। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये स्ट्रेटजी रही है। चाहे हमने मैहर का चुनाव देखा, उपचुनाव, वहां भी जाके मुख्यमंत्री जी ने आनंद फानन में घोषणा वीर बन गए, तमाम घोषणाएं कर दी, और जब जमीनी हकीकत पे देखा गया सतना में, मैहर में, तो वहां कहीं कुछ नहीं है। आजकल भी वो अपने वो घोषणा वाली वो सब चीजें लेके चल रहे हैं, आनंद फानन में वो घोषणाएं कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं कह चुका हूं कई बार कि माननीय मुख्यमंत्री जी भिंड में आए और भिंड जिले में उन्होंने शहर में खड़े होकर ये कहा कि भिंड विधानसभा में सैनिक स्कूल खुलेगा, मैं वचन दे रहा हूं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भिंड के नौजवान बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और वो सैनिक स्कूल ग्वालियर के पास, मालनपुर के पास जाके खोल दिया, उसका शिलान्यास कर रहे हैं। जहां तक बात कर रहे हैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी की, इन्होंने जो घोषणाएं भिंड जिले में की हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि चंबल पर डैम बनेगा। का बेस है सर वहां। कौन सा? एयरफोर्स। नहीं, उससे क्या ताल्लुक पड़ता है? अगर आप सैनिक एयरफोर्स का सर, वो आप तो जानते हैं टेक्निकली, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भिंड जिले, अब थोड़ा सा अगर रोके नहीं तो मैं निवेदन कर दूं। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2012 में आए और उन्होंने डांग पहाड़ के ऊपर, गोहल के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारा और ये कहा कि जो एरिया पूरा पत्थर का, यहाँ पे हम स्टोन पार्क बनाएंगे और यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। नरेंद्र सिंह तोमर साहब साथ में आए थे। तो ये ख्याली पुलाव दिखाने के शिवराज सिंह जी के सपने, और शिवराज सिंह जी का पानी उतर चुका है। आप विश्वास मानिए, रिजल्ट बता देगा। शिवराज सिंह जी जो बोलते हैं, ये आपने एक बात जो कही है, ये इस पर मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपके साथ चौधरी साहब। बाकी तो आप कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, वाजपेयी साहब बीजेपी का। आपने कहा कि चुनाव का रिजल्ट बता देगा, इसलिए मैंने कहा भी था कि चुनाव का रिजल्ट सिर्फ रिजल्ट नहीं होता है, वो दावे, वादे, घोषणाएं, उन सबका वो आईना होता है कि जनता उस पर कितना भरोसा कर रही है। मैं लौटता हूं आपके पास राकेश जी। हितेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हितेश जी, मेरा आपसे एक सवाल, भिंड जिले की अनदेखी और दूसरा बीजेपी के पास एक पॉइंट ये कि कांग्रेस सरकार में तो प्रोग्रेस वे से भिंड अलग हो गया था, हमने भिंड को उसमें शामिल किया। भिंड का प्रोग्रेस वे से जुड़ना, क्या यही वजह है कि वहां इस हिसाब से, क्योंकि प्रोग्रेस वे में भिंड शामिल हो गया, तो अगर मकान अभी ना मिले, बाद में अगर मिले तो चलेगा? देखिए आसिफ जी, मैंने आपको, चूंकि बहुत लंबा समय नहीं मिलता है, तो मैंने आपको एक संख्या बताई थी, 1,17,00,000 जो परिवार हैं, वो 100% होना है, फेजेस में होना है कि भाई इतने वर्ष तक 2 करोड़ बनेंगे। और आप देखेंगे जाके साइट पे नरेंद्र सिंह तोमर जी की, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, हम लोग भी देते हैं। तो ये संख्या तो बिल्कुल आप वो करिए, आप तो कमियां बताइए। क्योंकि क्या है, देखिए आसिफ जी,
आपकी कमियां बताने से साहब हम जाके उसको ठीक कराएंगे यदि होंगी तो। हम नहीं वाजपेयी साहब देखिए, आप भरोसा रखिए हम पे। आज तो उद्घाटन ही हुआ है, कुछ दिन चैन से गरीबों को रह लेने दीजिए। उसके बाद जब बाथरूम का दरवाजा हाथ में आ जाएगा, ये एमपी की घटना है, तो फिर हम है ना यहाँ आपको ठोक बजाने के लिए और बताने के लिए। मैं आपके साथ रहूंगा उसमें, उसको पुनः लगवाने में जरूर। ये आप बिल्कुल निश्चित मानिए, हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक, ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छे। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन आज मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज डिबेट का हर पैनलिस्ट और मैं खुद, हम बड़े खुश हैं। खुश इसलिए कि किसी गरीब को अगर एक को भी अपना घर मिलता हो तो उसकी खुशी में हम भी खुश हैं। और आज तो खैर अब राकेश जी के हिसाब से कहिए तो 1.5 लाख और हितेश जी के हिसाब से कहिए तो 1.25 लाख जितने भी हैं वो परिवारों को अगर घर मिला है और आज वो अपने घर पर हमारा चैनल देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। मिठाई खाने आपके पास नहीं आ सकते, कोरोना काल है, लेकिन दिल से आपको बहुत बहुत बधाई है उसके लिए। कोई भी सरकार रहे अगर वो पहुंचती है आप तक तो वो विकास है, और विकास के लिए ही सरकारें हैं, विकास के लिए ही पार्टियां हैं, दावे भी यही किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी, हितेश जी, हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें हैं, आप बने रहिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1